नमस्कार दोस्तों, अप्रथम ऑनलाइन क्लासेस टारगेट यूपी विशेष 2021 के इस निःशुल्क बैच में मैं हरीश आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इससे पहले हमने एक इंट्रोडक्शन वीडियो डाला था और उसके माध्यम से हमने जो यूपी विशेष 2021 को अपना लक्ष्य बनाया हुआ है उसके विषय में आपके साथ में पूरी रणनीति डिस्कस की थी। हमने वो सारी चीज़ें आपको उस वीडियो में बताई कि किस तरीके से हम आने वाले समय में इस प्लेटफॉर्म पर इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं जो आज से पहले आपने नहीं देखा होगा। तो आइए दोस्तों, उसी कड़ी में हम आज से अपने बैच को निरंतर कंटिन्यूटी के साथ में शुरू कर रहे हैं और आज से आपको लगभग प्रतिदिन जो है कि वीडियो के माध्यम से लेक्चर मिलेंगे और नोट्स भी हम आपको लिखवाएंगे। सारी चीज़ें एक सिस्टमेटिक ढंग से हम आज से शुरू करने के लिए जा रहे हैं और आज जो हमने चैप्टर उठाया है वो हिस्ट्री विषय से इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। इसके बाद हमने जैसे अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको दिखाया ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये 3 सब्जेक्ट हम पहले 100 दिन में कवर करेंगे। पूरे 150 से 60 दिन का हमारा अगला प्रोग्राम रहेगा और 150 से 60 दिन में हम कोशिश करेंगे कि हम पूरे सिलेबस को कवर करा सकें। दोस्तों देखिए, लगभग अभी इससे पहले आपका एग्ज़ाम भी नहीं होने वाला, अभी तो फॉर्म ही नहीं आए, तो लगभग 150-160 दिन में हम पूरा कोर्स कराने की, उसके साथ भी हम, लेकिन हमारा और आपका साथ प्री के एग्जामिनेशन की डेट तक रहेगा। उसके बीच बीच में भी हम आपको सारी चीज़ें अपडेट करते रहेंगे। चलिए अभी तो शुरुआतें देखते हैं आगे कैसे कैसे हमको चीज़ें को करनी है। तो आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ में इसकी शुरुआत करते हैं। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों देखिए, आज की क्लास जो है केवल कॉन्सेप्ट बेस है, आप सुनिए और हाँ, आपसे एक आग्रह है, आप मेरे द्वारा बोली गई बातों को आप नोट कीजिए और एक सुंदर से आप नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा और बहुत सिस्टमेटिक होगा। जो चीज़ें आप किताबों में इधर उधर पढ़ेंगे वो हम आपको एक ही जगह देने का प्रयास करेंगे और कॉन्सेप्ट और फैक्ट एक साथ हम आपको देंगे और सुंदर तरीके से आप उनको अगर प्रयोग करके लिखोगे तो बहुत अच्छा जो है कि आपका नोट्स बनने वाला है। बस आपको सिर्फ इतना करना है कि चीज़ों को सुनना है और अपने जो है कि एक सुंदर तरीके से उनको नोट करना है और नोट करने का तरीका भी मैं आपको अभी बताऊंगा। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। आज की क्लास कॉन्सेप्ट बेस है, कल से हम आपको फैक्ट और कॉन्सेप्ट आने वाले मतलब 1-2 लेक्चर में हम आपको नोट्स भी लिखवा देंगे कॉन्सेप्ट के साथ में। फैक्ट पहले आपका एक बार कॉन्सेप्ट बन जाए आप चीज़ों को, क्योंकि देखिए रटने से काम नहीं चलेगा। अगर आप रटते फिरेंगे तो फिर बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि रटने से केवल वनडे एग्जाम निकाले जा सकते हैं। यूपी पीसीएस जैसे एग्जामिनेशन को रटने से निकालना जो है कि थोड़ा मुश्किल है। तो ठीक है, चलिए आज से शुरुआत करते हैं। दोस्तों देखिए, अगर हम देखें इंडस वैली सिविलाइजेशन में 1826 में, शायद आप में से कुछ लोग जानते हो, 1826 में चार्ल्स मेसन एक व्यक्ति थे, चार्ल्स मेसन नाम के एक व्यक्ति थे, अंग्रेज थे ये। चार्ल्स मेसन 1826 में इन्होंने हड़प्पा के आसपास, दोस्तों हड़प्पा एक गांव का नाम है, तो हड़प्पा नामक एक गांव के आसपास इन्होंने देखा कि उस गांव के आसपास कुछ टीले बने हुए हैं और उन आसपास के, उस गांव के जो निवासी हैं उन आसपास के टीलों में जाते हैं और वहां से थोड़ी बहुत खुदाई करते हैं और अपनी आवश्यकता अनुसार कुछ ईंटें निकालते हैं और उनको जैसा उपयोग उनको करना होता है तो वो जो है कि कर ले जाते हैं। इसका चार्ल्स मेसन का इस पर ध्यान गया, लेकिन उन्होंने ज़्यादा इस बात को हाईलाइट नहीं किया और कुछ समय बाद वो बात जो है कि ठंडे बस्ती में चली गई, उसको भुला दिया गया। और चार्ल्स मेसन के बाद में अगला समय था दोस्तों 1853 से 1856। जी हाँ दोस्तों, ये वही समय था जब भारत में प्रथम ट्रेन चली थी। आप में से सभी लोग जानते होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ, कि प्रथम ट्रेन मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर और लॉर्ड डलहौजी इस समय गवर्नर जनरल थे। ये वही समय था और कनिंघम के नेतृत्व में इस जगह पर एक जगह है कराची से लाहौर, कराची से लाहौर कनिंघम के नेतृत्व में यहाँ काम चल रहा था और यहाँ पूरे भारत में ही, यहीं नहीं बल्कि पूरे भारत में ही पटरियों का, रेलवे लाइन का एक तरीके से जाल बिछाया जा रहा था। और इसी दौरान कराची से लाहौर के बीच जब ये पटरी बिछाने का काम चल रहा था तो 2 इंजीनियर थे जिनको कहा जाता है ब्रंटन बंधु इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दोनों भाई थे और इनका नाम था जॉर्ज ब्रंटन और विलियम ब्रंटन, और इनको जो है कि ब्रंटन बंधु के नाम से जाना जाता है। और इन दोनों इंजीनियरों ने देखा कि यहाँ से कुछ ईंटें मिल रही हैं, ये खबर कनिंघम तक गई। लेकिन उस वक्त जो है ना, अंग्रेजी साम्राज्य का, अंग्रेजों का जो उस वक्त उद्देश्य था वो किसी भी तरीके से किसी भारतीय ऐसी पुरातत्व में कोई सर्वेक्षण करना या उत्खनन करना या फिर भारत के किसी हित के लिए कोई काम करना कुछ विशेष नहीं था। ध्यान जरूर कनिंघम का गया, लेकिन यहाँ भी बात आई गई होगी क्योंकि उस समय उनका पूरा ध्यान इसी बात पे केंद्रित था कि यहाँ से कच्चा माल किस तरीके से
इंडस्ट्री तक उनकी पहुँचे, किसी तरीके से वो अपने देश कच्चा माल पहुँचाएँ और वहाँ से जो है कि बनी हुई वस्तुएं यहाँ पर जो है कि लेकर के आएँ। तो पूरी तरीके से रेलवे लाइन बिछाने का उद्देश्य अंग्रेजों का क्या था, सिर्फ यही था कि जल्द से जल्द पूरे भारत में रेलवे लाइन बिछाई जाए और वहाँ से जो है कि कच्चे माल को एक जगह उनकी कोठियों पर या उनकी फैक्ट्रियों पर, गोदामों पर एकत्रित किया जाए और वहाँ से वो जो है कि विदेश भेज दिया जाए, मतलब उनके देश भेज दिया जाए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बस यही कर रही थी कि सारा कच्चा माल ले रही थी और जो है कि अपने देश जो है कि इंग्लैंड को भेज रही थी। तो यही कार्य में उनका सारा ध्यान लगा रहा और ये समय भी यहाँ पर भी बात आई गई हो गई, विशेष ध्यान नहीं दिया गया और इस बात को जानबूझ करके ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उसके बाद इस समय के बाद दोस्तों 1921 में 1921 में जॉन मार्शल, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निर्देशक के तौर पर थे, प्रथम निदेशक थे जॉन मार्शल। इनके नेतृत्व में भारतीय पुरातत्ववेत्ता थे एक दयाराम साहनी। जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने उत्खनन कार्य किया और हड़प्पा नामक स्थल पर जो है कि इन्होंने उत्खनन कार्य किया और उत्खनन देखते ही देखते, मतलब एक थोड़ी बहुत खुदाई की, मतलब थोड़ी सी मिट्टी एकदम से हटाई गई और देखा गया कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर उभर करके आ गया, मतलब पूरा का पूरा नीचे एक नगर बसा हुआ था, एक शहर बसा हुआ था और वो जगह थी हड़प्पा। दोस्तों इसीलिए इस गांव के नाम पर, क्योंकि हड़प्पा नामक गांव पर ऐसा हुआ, इसलिए ये प्रथम नगर अस्तित्व में आया। इसलिए अस्तित्व का मतलब कि क्योंकि भारतीय तो यही समझते थे ना कि हमारा इतिहास वैदिक युग से, बल्कि भारतीय नहीं बल्कि पूरा विश्व और भारत समेत सभी को यही विश्वास था कि भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता वैदिक युग से जो है कि चली आ रही है, जो कि 1500 ईसा पूर्व का समय था। लेकिन यहाँ देखा गया कि लगभग सी कार्बन डेटिंग पद्धति से पता चलता है कि 2350 से 1750 उसकी अवधि रही है, मतलब 250 वर्ष पहले, आर्यों के आक्रमण से पहले या आर्यों के भारत आने से आगमन से पहले 250 वर्ष पहले ये सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं। तो इससे पूरा विश्व चकित रह गया कि मतलब एक ऐसी सभ्यता अस्तित्व में आई जिससे भारत का इतिहास लगभग 1000 साल पीछे चला गया। तो इसलिए प्रथम नगर हड़प्पा था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता हुआ। और दूसरा नाम होता है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए कहा गया इसको क्योंकि ये इसके प्रारंभ में जो स्थल उत्खनन से अस्तित्व में आए, जो खोजे गए, वो ज़्यादातर सिंधु घाटी नदी में, यानी मतलब सिंधु नदी के तट पर या उसकी सहायक नदियों के तट पर वो स्थल मिले हैं। इस वजह से इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता रखा गया। और एक नाम से और जाना जाता है इसे, कांस्ययुगीन सभ्यता। दोस्तों कांस्ययुगीन कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि पहली बार कांस्य का प्रयोग इनके द्वारा किया गया था। टिन और तांबे को मिलाकर कांस्य का प्रथम बार प्रयोग यहीं पर किया गया था, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहा गया। लेकिन विशेष ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पर आप थोड़ा सा सचेत रहिएगा, अगर कभी पीसीएस ये क्वेश्चन बनाता है, आयोग ये क्वेश्चन कभी बनाता है कि मानिए क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेगा कि निम्न में से सर्वाधिक किस धातु के उपकरण या पात्र सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, तो ऑप्शन ए में होगा कांसा। ये आयोग बहुत जो है कि खेलेगा, इससे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए में कांसा दे देगा आपको। दूसरा तांबा, फिर जो है कि लोहा, पीतल, कुछ भी ऑप्शन दे सकता है। तो कांसा कभी आंसर नहीं होगा, आंसर तांबा होगा। कांसा सिर्फ इसलिए कहा गया क्योंकि प्रथम बार कांसा यहाँ बनाया गया, इससे पहले कांसे की जानकारी नहीं थी। इसके बाद मतलब वैदिक युग में, तो इसलिए मतलब कहने का है कि कांसे का प्रथम साक्ष्य यहीं से मिलता है। तो ये एक तरीके से कांसे का निर्माण करना जानते थे, टेक्निक जानते थे, रसायन विधि जानते थे, इस वजह से इसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहा गया। बाकी इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि इनके सारे उपकरण कांसे के बने हुए थे या फिर ये कांसे के पात्र इनके बने हुए थे, या इनके जो मृद भांड के साथ साथ जो धातुओं के पात्र बने थे वो जो है कि कांसा निर्मित थे, ऐसा नहीं है, बहुत कम मात्रा में, क्योंकि कांसा टिन यहाँ होता नहीं था, अफगानिस्तान से आयात किया जाता था, तो एक कठिन कार्य होता था वो, इस वजह से बहुत कम मात्रा में कांसा मिला है। लेकिन हाँ प्रथम बार मिला है, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहा गया। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही दूसरा, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, तो बात की बातें आपको बताएंगे, डिटेल में चीज़ें चलेंगी। 1922
1921 में दयाराम साहनी और 1922 में एक जगह है मोहनजोदड़ो, सिंध प्रांत में है, हड़प्पा पंजाब प्रांत में, लेकिन पंजाब पाकिस्तान वाले पंजाब क्षेत्र में। मोहनजोदड़ो ये इस तरह 1922 में इसके ये यहाँ उत्खनन कार्य किया गया R.D. बनर्जी ने। जॉन मार्शल के नेतृत्व में सारा काम हो रहा था, लेकिन उत्खनन करता थे R.D. बनर्जी। 1922 में मोहनजोदड़ो R.D. बनर्जी, 1921 दयाराम साहनी। ठीक है दोस्तों, तो ये दो चीज़ें होने के बाद जब ये पूरी दुनिया के सामने एक नई सभ्यता आई तो उसको कहा गया सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों अब थोड़ा सा इन चीज़ों को हम समझने का प्रयास करते हैं मैप के जरिए, क्योंकि देखिए ऐसे ही ये सारी चीज़ें, जैसा मैंने भी आपको बताया कि हड़प्पा है पंजाब में, मोहनजोदड़ो है सिंध प्रांत में, तो ये बहुत थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। अभी मैंने कहा कि रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट की चीज़ें थोड़ा सा आप लोग भी समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए मैप के जरिए हम इस चीज़ को समझते हैं। मैप के जरिए समझते हैं। भारत के मैप से तो आप सभी लोग परिचित होंगे ही, ऐसे हम उम्मीद करते हैं और होना भी चाहिए, लेकिन ऐसा इसलिए कहा कि इसके साथ में हमने पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भी थोड़ा सा दर्शाया है। तो देखिए ये है भारत का मैप, और अगर हम यहाँ पर देखें अफगानिस्तान क्षेत्र में, देखिए शायद आपको यहाँ दिखाई ना दे, मैं लिख भी नहीं पाऊंगा, जगह थोड़ी कम है, मैं बोल रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं। और इसका नोट्स बनाने का तरीका ये है कि आप एक पेज पर, आज तक आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी मैप से, अब हम हिस्ट्री मैप से पढ़ेंगे। आप एक पेज पर मैप बनाइए, उस पर आप जो है कि सारे स्थल को दर्शाइए, जैसे कि अभी हम दर्शाएंगे, और उसके सेकंड दूसरे पेज पर आप नोट्स लिखिए, बहुत सुंदर नोट्स आपका बनेगा। तो अफगानिस्तान के क्षेत्र में दो स्थल, अफगानिस्तान से मात्र दो स्थल पाए गए हैं, और उनका नाम है मुंडी गाग और सुरतुगुही। जी हाँ, मुंडी गाग और सुरतुगुही, मात्र दो हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान के क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें बलूचिस्तान के क्षेत्र की, तो बलूचिस्तान में सुतकांगेडोर, इस जगह पर सुतकांगेडोर, ये सुतकांगेडोर है, सुतकांगेडोर। दोस्तों ये हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी स्थल है, सुतकांगेडोर। इसके बाद में सोतकाकोहा, मैं बोल रहा हूँ आप लिखते जाइए, सुतकांगेडोर, सोतकाकोहा, बालाकोट और डावरकोट। सुतकांगेडोर, सोतकाकोहा, डावरकोट और बालाकोट, ये चार स्थल बलूचिस्तान क्षेत्र से मिले। बलूचिस्तान क्षेत्र के बाद में अगर हम बात करें सिंध क्षेत्र की, पाकिस्तान की सिंध प्रांत में अगर हम सिंध क्षेत्र की बात करें, तो सिंध क्षेत्र में आपको मिलेगा मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो के बाद में कोटदीजी, फिर आपको मिलेगा चनहुदड़ो, फिर मिलेगा आपको आमरी, अली मुराद, मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, चनहुदड़ो, आमरी, अली मुराद, पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में। अगर हम बात करें पंजाब क्षेत्र की, पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में आपको मिलेगा हड़प्पा, डेरा इस्माइल, उसके बाद में मिलेगा रहमान डेरी, हड़प्पा, डेरा इस्माइल, रहमान डेरी, जलीलपुर, हड़प्पा, डेरा इस्माइल, रहमान डेरी, जलीलपुर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं भारत की जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ एक स्थल मिलेगा आपको मांडा, ये सबसे उत्तरी स्थल है सिंधु घाटी की सभ्यता का। और अगर हम बात करें दक्षिण की, तो दक्षिण में दैमाबाद, महाराष्ट्र, ये गोदावरी नदी की सहायक प्रवरा नदी के तट पर है। और दोस्तों यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, अगर आप देखें तो इस तरीके से ये स्थल है, यहाँ उत्तर प्रदेश में एक स्थल आपको मिलेगा इस जगह पर, आलमगीरपुर, हिंडन नदी के तट पर, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। और इस तरीके से आप देखेंगे तो त्रिभुजाकार आकृति, लगभग त्रिभुजाकार आकृति में ये विस्तृत था इसका क्षेत्रफल। तो ये हो गया आपका। अगर हम बात करें भारत के पंजाब क्षेत्र की, तो भारत के पंजाब क्षेत्र में आप देखें
रोपड़, रोपड़, संघोल, दधेरी, डेर मजरा, डेज मजरा के बाद में चक 86, इसको डेर मजरा चक 86 भी कहते हैं। रोपड़, संगोल, दधेरी है, सॉरी दधेरा हो गया, दधेरी, डेर मजरा चक 86। और बात करें अगर हम हरियाणा की अगर बात करें, भारत के हरियाणा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पे होगा राखीगढ़ी, बनवाली, राखीगढ़ी, बनवाली, मिताथल, राखीगढ़ी, बनवाली, मिताथल, राखीगढ़ी, बनवाली, मिताथल, कुणाल, बालू। राखीगढ़ी, बनवाली, मिताथल, कुणाल, बालू, ये स्थल हैं हरियाणा के। अच्छा देखिए, आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि वो आपको पता चला कि जैसे पंजाब प्रांत से दे देगा एक स्थल, 3 स्थल यहाँ से दे देगा, बता देगा निम्न में से कौन सा हरियाणा से नहीं है। इसलिए आपको बाई मैप ये पता होनी चाहिए कि हरियाणा से मिलता है राखीगढ़ी, बनवाली, मिताथल, कुणाल, बालू, ये स्थल मिलते हैं राखीगढ़ी से। सिसवल एक स्थल है इसमें, सिसवल। तो राखीगढ़ी, बनवाली, मिताथल, कुणाल, बालू, सिसवल, ये मिलेंगे हरियाणा क्षेत्र से। और अगर हम बात करें राजस्थान क्षेत्र की, तो राजस्थान क्षेत्र में मिलेगा कालीबंगा, तरखान वाला डेरा, या तरखान वाला डेरा, और बालाथल। अगर हम बात करें गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात में यहाँ, अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में मिलेगा आपको धौलावीरा, देशलपुर। अगर आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं इसीलिए बोल भी रहा हूँ चीज़ों को, इसलिए जो है कि आप आराम से इसको नोट करते रहिए। धौलावीरा, देशलपुर, सुरकोतड़ा, उसके बाद लोथल, रंगपुर के बाद में रोजदी के बाद में यहाँ लिख देते हैं रोजदी के बाद में यहाँ लिख देते हैं, रोजदी के बाद में प्रभास पाटन, धौलावीरा, देशलपुर, सुरकोतड़ा, लोथल, रंगपुर, रोजदी, मेघम, कुंतासी, शिकारपुर, नागेश्वर, तो दोस्तों ये स्थल हो गए। उसके बाद में अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें, यूपी को अगर हम देखते हैं, यहाँ लिख देते हैं यूपी में एक जिला है सहारनपुर, तो सहारनपुर से मिला है, लिख लीजिएगा, हम यूपी के स्थल लिख रहे हैं, आप सहारनपुर से लिख लीजिए बड़ा गांव, हुलास, अम्बाखेड़ा। ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से मिले। सहारनपुर इसलिए बोले क्योंकि आप यूपी का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो डिस्ट्रिक्ट पूछ सकता है आपसे, बड़ा गांव, हुलास, अम्बाखेड़ा। और मेरठ से आलमगीरपुर, अभी बताया ये सबसे पूर्वी स्थल है सिंधु घाटी की सभ्यता का। उसके बाद में मुजफ्फरनगर में एक जगह है मांडी,
कंफ्यूज नहीं हुए होगा, हाँ ये मांडा है जम्मू कश्मीर में, और ये सबसे नवीनतम स्थल है मांडी मुजफ्फरनगर में। तो बड़ा गांव, हुलास, अम्बाखेड़ा सहारनपुर से, आलमगीरपुर मेरठ से, मांडी मुजफ्फरनगर से, बागपत से एक है सलोनी, एक सलोनी नामक पूरा स्थल मिला है। कहाँ से? बागपत से। तो दोस्तों एक बार मैं रिवाइंड कर दे रहा हूँ, अब मिला लें अगर कुछ चीज़ें आपको समझ में ना आई हों। अफगानिस्तान में से 2 क्षेत्र मिले हैं, मुंडीगाग, सुरतुगुई। बलूचिस्तान से सोतखांगेडोर, सोतकाकोवा, बालाकोट, डावरकोट। सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, चनूदड़ो, आमरी, अली मुराद। पंजाब क्षेत्र पाकिस्तान वाला हड़प्पा, डेरा इस्माइल खां, रहमान डेरी, जलीलपुर। और अगर हम बात करें पंजाब क्षेत्र जो भारत में है, तो वहाँ से मिला है रोपड़, संघोल, ददेरी, डेर मजरा, चक 86, और एक और नोट कर सकते हैं कोटला निहंग खान। तो ये हो गया आपका भारत के पंजाब क्षेत्र से। अगर हम बात करें हरियाणा से, राखीगढ़ी, बनवाली, मिठातल, कुणाल, बालू, सिसवल। अगर हम बात करें राजस्थान से, तो कालीबंगा, तरखानवाला डेरा, बालाथल। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश से, तो बड़ा गांव, हुलास, अम्बाखेड़ा, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट, आलमगीरपुर, मेरठ, मांडी, मुजफ्फरनगर, सलोनी, बागपत। अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात से धौलावीरा, देसलपुर, सुरकोतला, लोथल, रंगपुर, रोजदी, फिर प्रभास पाटन, मेगम, कुंतासी, शिकारपुर, नागेश्वर। ये आपको मिले गुजरात से। और सिंध प्रांत बता ही दिया, दहमाबाद महाराष्ट्र। तो लगभग सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, उम्मीद करते हैं। इसको मैं रब कर देता हूँ क्योंकि और भी बहुत सी चीज़ें बतानी है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो मेन चीज़ है टाउन प्लानिंग, नगर नियोजन, जिसके लिए सिंधु घाटी की सभ्यता या सैंतव सभ्यता या कांस्ययुगीन सभ्यता मुख्य रूप से जानी जाती है, वह है उसकी टाउन प्लानिंग। तो आइए थोड़ा सा टाउन प्लानिंग को समझते हैं, क्योंकि टाउन प्लानिंग और अपनी स्वच्छता, साफ सफाई के लिए ही इस सभ्यता ने ये दिखाया कि हाँ, जो आप आज के दौर में सुनते हैं ना, वैश्विक स्तर पर आप सुनते होंगे कि भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। तो विश्व गुरु बनने की ओर जो भारत अग्रसर हो रहा है, उसका जो है कि मेन उद्देश्य यही है कि हम पहले भी विश्व गुरु थे। और ऐसा हमें पता लगता है सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास को पढ़ने के बाद, क्योंकि आज से लगभग 5000 साल पहले हम जितने विकसित थे, 18वीं सदी का लंदन और 18वीं सदी का पेरिस भी उतना विकसित अवस्था में नहीं था जितने कि आज से 5000 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी की सभ्यता में देखने को मिलता है। तो आइए थोड़ा जल्दी जल्दी देखते हैं नगर नियोजन, हमें इसका देखना है। नगर नियोजन को देखने के लिए हम देखिए दोस्तों, एक जगह है मोहनजोदड़ो, जो मैंने अभी आपको बताया था। मोहनजोदड़ो, यहाँ से एक राजपथ मिला है, राष्ट्रीय राजमार्ग कह सकते हैं, आधुनिक राष्ट्रीय राजमार्ग अगर उसके अर्थ में कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसकी चौड़ाई लगभग 10 मीटर चौड़ा है। और ये यहाँ पर इस राष्ट्रीय राजमार्ग या कहें राजपथ से जो कुछ सड़कें मिलती हैं, जो कि कुछ कम चौड़ी हैं, इस प्रकार, ऐसा ही यहाँ भी है। और ये फिर कुछ गलियाँ हैं, बहुत पतली बना रहे हैं, हम बोल रहे हैं, बस आप देखते रहिए। इस तरीके से ये पूरा शहर सेक्टरों में बटा हुआ था। जैसा आधुनिक युग में हम आज सेक्टर में रहना पसंद करते हैं, तो ये पूरा सेक्टरों में बटा हुआ था। और प्रत्येक घर का दरवाज़ा इस सड़क की ओर, ये तो राजपथ है, मुख्य मार्ग, ये कुछ कम चौड़ी लेकिन सड़कें, और ये गलियाँ हैं, तो इन गलियों की ओर जो इस तरीके से अगर घर हैं बने हुए हैं, तो इनके दरवाजे इस गलियों की ओर, यहाँ गलियों की ओर जो है कि इसके दरवाजे खुलते थे, ना कि मुख्य सड़क की ओर। एकमात्र स्थल है लोथल के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुले हैं। और लोथल ही एक मार्ग ऐसा स्थल है जहाँ, चलिए वो आगे बताते हैं। अभी लोथल के बाद में ये हो गया, ये आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी। और अब आप एक सैंधव सभ्यता के, मैं आपको घर से परिचित कराता हूँ, किस प्रकार के घर बने हुए थे। ये तो आपने देखा कि किस तरीके से सड़कें हुआ करती थी, एक ग्रिड पद्धति में जाल नुमा चेस बोर्ड की तरह जो है कि पूरा शहर बसा हुआ होता था सेक्टरों में। और अगर हम बात करें एक घर की, एक घर देख लीजिए, इससे आपको उसके घर की आकृति समझ में आ जाएगी। मान लीजिए ये एक घर है और ये गली है, ये पतली वाली गली है, यहाँ से आप प्रवेश करते हैं,
यहाँ पर आपको एक वॉल मिलेगी 5 से 6 फीट ऊंची। ये वॉल सिर्फ प्राइवेसी के उद्देश्य से रखी गई होगी, जिससे अंदर की कुछ चीज़ें एकदम ना देखी जा सकें आदमी, या तो आप यहाँ से जाओगे, अदरवाइज आप यहाँ से जाओगे। यहाँ से प्रवेश करने के बाद आपको नीचे एक ये आंगन मिलेगा कच्चा, जो कि बाकी घर से इसका बेस थोड़ा नीचा रहता था, क्योंकि यहाँ सारा पानी का कार्य इसी क्षेत्र में होता था। तो यहाँ पर ही कोने में आपको एक कुआं मिलेगा, यहाँ आपको स्नानागार मिलेगा, इधर ही आपको किचन मिलेगी, और यहाँ से कनेक्ट होता हुआ एक पानी का पाइप होगा अंडरग्राउंड, जो कि इस गली में पानी आएगा, और यहाँ से सड़क, मुख्य सड़क से पानी को शहर के बाहर जो है कि निकास कर दिया जाता था। और इस तरीके से मान लीजिए तीनों तरफ सड़कें हैं, ये सड़कें हैं, ये मान लीजिए सड़क है, ये भी सड़क है, ये भी सड़क है, लेकिन दरवाज़ा कहाँ खुल रहा है, गली की तरफ। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और यहाँ पर 2 से 3 कमरे हुआ करते थे, ये लगभग 2 से 3 कमरे कुछ ऊंचाई पर हुआ करते थे। अभी आपको बताया मैंने, ये आंगन थोड़ा नीचा होता था, कच्चा आंगन होता था, बाकी घर जो है कि पक्के हैं। एक आध स्थल से जो है कि पक्के आंगन के साक्ष्य मिले, बाकी अधिकांश कच्चे हुआ करते थे। और यहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ भी मिली हैं, जिससे अनुमान लगा है कि यहाँ पर घर 1 से 2 मंजिला हुआ करते थे। तो उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा, चीज़ें आप समझ रहे होंगे। ये चीज़ें हो गई। इसके बाद में थोड़ा सा, लगभग ये सारी चीज़ें हम आपको समझा चुके हैं। अब हम थोड़ा सा इनके कल्चर वाले पार्ट को देख लेते हैं, बाकी नोट्स तो हम आपको लिखाएंगे ही। और अभी तो कुछ भी नहीं है, प्रत्येक कहाँ से कौन सी चीज़ें मिली हैं, कैसे कैसे मिली हैं, आज सिर्फ कॉन्सेप्ट है, फैक्ट बेसिस, फैक्ट को कॉन्सेप्ट के साथ हम नोट्स आपको देंगे, एक बिल्कुल ग्राफ बना करके। आप ग्राफ अगर आपके दिमाग में रहेगा तो आप कॉन्सेप्ट भी आपके दिमाग में रहेगा, फैक्ट भी आपके, वो हम आने वाले समय में आपको जब 1-2 वीडियो देंगे तो उसमें आप नोट्स देखिएगा। और यहाँ से आप ये मैप वाला, आप कौन सी जगह पर है, कौन सा स्थल कहाँ है, ये आप पूरा एक नोट्स बना लीजिए। बाकी ये घर कैसे थे, क्या था, ये तो सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में आपको समस्या ना हो समझने में, चीज़ों को कुछ नया ना लगे अगर नई नई चीज़ें आएंगी तो। अगर हम बात करें थोड़ा सा कि यहाँ के घर किस प्रकार के, ये नगर किस प्रकार के हुआ करते थे, तो देखिए कुछ इस प्रकार के घर हुआ करते थे। ये जो स्थल हैं कुछ इस प्रकार के स्थल हुए हैं। इनको कहा गया है पश्चिमी टीला, इसको कहा गया पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला, और इसको ही गढ़ी क्षेत्र इसको कहा गया। इसको पूर्वी टीला, इसको पश्चिमी टीला जो होता है, ये यहाँ पर पुरोहित वर्ग रहा करता था। पुरोहित वर्ग यहाँ पर निवास स्थल, पुरोहित वर्ग का जो एक निवास स्थल होता था। पुरोहित वर्ग का मतलब आधुनिक अर्थ वाले पुरोहितों से इनका कोई लेना देना नहीं है। पुरोहित मतलब समृद्ध, उस समय की जो अपर क्लास लोग रहे होंगे, उनको एक संज्ञा दी गई है पुरोहित वर्ग की। वर्तमान के पुरोहित वर्गों से कोई लेना देना नहीं है उनका। और ये क्षेत्र कुछ ऊंचाई पर होता था अपेक्षाकृत इसके, ये थोड़ा नीचा होता था। उसका रीजन ये रहा होगा कि यहाँ पर जो फर्स्ट क्लास लोग रहा करते थे, एवन जो लोग रहा करते थे, अपर क्लास जो लोग रहा करती थी, उनकी सिक्योरिटी के पर्पज से, क्योंकि देखिए ये थोड़ा नीचा है, मानिए बाढ़ आ जाए तो ये लोग को हानि पहले होगी, इनकी सुरक्षा को विशेष महत्व दिया गया। और ये सिर्फ इसी बात से नहीं कि सिर्फ ऊंचे नीचे, साथ ही ये वाला जो है पश्चिमी टीला, ये कवर्ड होता था, 4 दीवारी से कवर्ड होता था, किलेबंदी इसकी होती थी एक तरीके से। और ऐसे ही नहीं, बाहर से पकी हुई ईंटों से, मजबूत ईंटों से जो है कि इसकी 4 दीवारी, और अंदर से कच्ची ईंटें, मतलब डबल ईंटें इसमें लगी होती थी, अंदर की तरफ से कच्ची और बाहर की तरफ से पक्की ईंटों का इसमें प्रयोग हुआ है। तो ये हो गया। और लगभग सभी स्थल ऐसे मिले जहाँ पर जो है कि 4 दीवारी के साक्ष्य मिले, और 2 भागों में बटा हुआ लगभग सभी स्थल 2 भागों में विभाजित मिले। एकमात्र स्थल ऐसा है जो कि धौलावीरा है, धौलावीरा, ये 3 भागों में बटा हुआ था। ये क्वेश्चन कभी भी बन सकता है कि ऐसा स्थल बताइए जो 3 भागों में विभाजित था, तो वो धौलावीरा था। और इसको मध्यमा कहा गया, इसको मध्यमा कहा गया। पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला और ये मध्यमा। सिर्फ धौलावीरा एक ऐसा शहर है, एक ऐसा स्थल था जो कि 3 भागों में विभाजित था या 3 भागों में वर्गीकृत था। कुछ अब विशेषताएं जो कुछ शहरों की हैं, खास तौर से उनके स्ट्रक्चर को लेकर के, उनकी बसावट को लेकर, उनके विभाजन को लेकर के, आज उस पर बात हम थोड़ा सा कर रहे हैं। और साथ ही देखिए एक स्थल है लोथल
और एक है सुरकोतड़ा। ये दो स्थल ऐसे हैं, लोथल और सुरकोतड़ा। हर चीज़ लिखेंगे नहीं, हम बोल रहे हैं, बस आप समझे रहिए, नोट करते रहिए। लोथल और सुरकोतड़ा जो कि एक ही रक्षा प्राचीर से, जो यहाँ पर अभी आप बाउंड्री वॉल देख रहे थे ना, इस तरीके से, इस तरीके से, तो ये एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए पूर्वी और पश्चिमी टीले, सिर्फ दो स्थल ऐसे मिले हैं, सुरकोतड़ा और लोथल। और एक स्थल है कालीबंगा, राजस्थान में, जो भी मैप में आपने देखा होगा, समझे होंगे आप। कालीबंगा एक ऐसा स्थल था जो अलग अलग, इसके भी दोनों ही स्थल चार दीवारी से दुर्गीकृत हैं, लेकिन अलग अलग, ये अलग है, ये अलग है। एक ही रक्षा प्राचीर से सुरकोतड़ा और लोथल अलग अलग से, जो है कि कालीबंगा, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला दोनों दुर्गीकृत थे। और एकमात्र ऐसा स्थल है चनहूदड़ो, जिसका कोई भी स्थल दुर्गीकृत नहीं है, ना पश्चिमी टीला ना पूर्वी टीला, कोई भी टीला दुर्गीकृत नहीं है। तो चनहूदड़ो दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से, लोथल और सुरकोतड़ा, और अलग अलग कालीबंगा, अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। उसके बाद ये हो गया वर्ग विभाजन किस तरीके से था। अब थोड़ा सा हम जो है कि इनकी रहन सहन को देख लेते हैं, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर हम इनके रहन सहन की बात करें, बाकी ये सारी चीज़ें हम फैक्ट और कॉन्सेप्ट के साथ अभी आपसे बोला हम दिखाई देंगे। अगर हम बात करते हैं इनके खान पान की, दोस्तों अगर इनके खान पान की हम बात करते हैं तो ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। खान पान में अगर शाकाहार की बात करें तो मुख्यतः 9 फसलों को ये लोग का उत्पादन करते थे। इसमें गेहूं है, जौ है, कपास है, सरसों है, सरसों के बाद में तरबूज है, खरबूज है, तिल है, गेहूं, जौ, कपास, सरसों, तरबूज, खरबूज, तिल, मटर और राई। इन 9 फसलों का, ऐसा नहीं है कि केवल यही 9 फसल, इसके अलावा चावल भी उगाते थे, बाजरा भी करते थे, और बहुत सी फसलें जो है कि करते थे। लेकिन ये जो 9 फसलें, ये मुख्यतः प्रत्येक स्थल से इसके साक्ष्य मिले हैं। लेकिन और जो हैं वो किसी विशेष जो है कि जगह से मिल रहे हैं, जैसे चावल है, बाजरा है, धान है, ये अलग अलग विशेष स्थान से मिल रहे हैं। बाकी ये 9 फसलें प्रत्येक जगह से, कुल मिला के हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि रबी की फसल से ये बहुत अच्छे से वाकिफ थे, क्योंकि ये सभी रबी की फसलें हैं। तो इससे पता चलता है कि वैसे तरबूज खरबूज नहीं है, ये जायद की फसलें हैं, लेकिन अधिकांश फसलें जो है कि रबी की हैं, तो जिससे अनुमान लगाता है कि रबी की फसल से ये अच्छे से परिचित थे। साथ ही शाकाहार मांसाहार की अगर बात करें तो ये लोग शिकार खेलते थे, मछली पकड़ते थे, तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि मांसाहारी भी थे। और अगर हम बात करें इनके आभूषणों की, रहन सहन में अगर हम आभूषण की बात करें तो आभूषण, ये लोग 2 प्रकार के आभूषणों के साक्ष्य मिले हैं, 2 प्रकार के आभूषण मिले हैं, सोने के, चांदी के, माणिक्य के, हाथी के दांत के। ये जो मिले हैं ये और जो दूसरे टाइप के मिले हैं वो मिट्टी के, गोमेद के, टेराकोटा मिट्टी के, पकी हुई मिट्टी के, इस टाइप के, और सीप के, शंख के, इसके मिले। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि सोना, चांदी, माणिक्य, हाथी दांत के जो मिले हैं। और ये मिले किस तरीके से, जो डेड बॉडी हैं, जो कंकाल है ना, उनके गले में, ये किसी के गले में सोने का, किसी में चांदी का जो है कि हार पहना हुआ है, किसी के हाथ में कड़ा बंधा हुआ है। तो इससे अनुमान लगाया कि ये लोग किसी के लोग ये जो है कि इस तरीके से। और वैसे भी साजो सज्जा में तो ये बहुत आगे थे। अगर चनूदड़ों का भी आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि अकेले चनूदड़ों से पूरा पूरा ब्यूटी पार्लर या कहें कॉस्मेटिक की दुकान मिली है, नौसारों से सिंदूर मिला है, वहाँ से कंगा, इत्र और जो है कि आईना, सारी चीज़ें, काजल, हर चीज़ के यहाँ से साक्ष्य मिले। तो अनुमान लगाया जा सकता है कि ये लोग साजो सज्जा पे विशेष ध्यान रखते थे। लेकिन जो अमीर वर्ग था इसमें, जो संपन्न बनता है, जो पुरोहित वर्ग था, निश्चित रूप से वो जो है कि सोना, चांदी, माणिक्य और हाथी दांत के पहनता था। और जो गरीब या मध्यम वर्ग के लोग थे वो मिट्टी के, गोमेद के, सीप के, शंख के आभूषण पहना करते थे। उसके बाद अगर हम देखें शिल्प उद्योग, इसका शिल्प और उद्योग को देखें तो शिल्प उद्योग
शिल्प उद्योग में देखें तो कपड़ा उद्योग यहाँ का एक प्रमुख उद्योग था, कपड़ा उद्योग। और कपड़ा उद्योग में भी ये सूती वस्त्र भी से भी परिचित थे और ऊनी वस्त्र से भी परिचित थे। और सूती वस्त्र में भी दो तरीके के वस्त्र भी पहनते थे, ये सादे वस्त्र भी पहनते थे और कढ़ाईदार वस्त्र भी पहनते थे। मोहनजोदड़ो से ध्यानमग्न योगी की मूर्ति मिली है, उसमें वो 3 पत्तियां शॉल ओढ़े हुए, 3 पत्तियां शॉल से तात्पर्य कि 3 पत्तियों नाम से की तरीके से कुछ डिजाइन बनी हुई है, 3 पत्तियां बनी हुई हैं, उस वह शॉल ओढ़े जो कि सूती है, तो 3 पत्तियां शॉल ओढ़े हुए हैं, सूती वस्त्र से परिचित हैं, ऊनी वस्त्र से परिचित हैं। और दोस्तों ये कपड़ा उद्योग एक प्रमुख उद्योग, महत्वपूर्ण उद्योग था। और दूसरा उद्योग था मनका उद्योग। मनका उद्योग की बात करें तो मनका धातुओं से मनका उद्योग के जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले? कारखाने मुख्यतः लोथल से और रंगपुर से, लोथल और रंगपुर। और एक महत्वपूर्ण उद्योग था मृदभांड उद्योग। मृदभांड उद्योग में ये धातु के भी मृदभांड बनाते थे और मिट्टी के भी बनाते थे। मिट्टी के धातु जो होते थे, धातु या मिट्टी के जो मृदभांड होते थे, ये चाक निर्मित भी होते थे और हाथ निर्मित भी होते थे, हाथ से भी बनाए जाते थे और चाक से भी बनाए जाते थे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण जो है कि उद्योग था उस समय का। और जो मिट्टी के होते थे ना, ये इन पर लाल रंग का अधिकांश प्रयोग किया गया और काले रंग से ज्यामितीय आकृतियां बनाई जाती थी। तो वो बताएंगे, आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल तो अभी ये महत्वपूर्ण उद्योग उस समय का था चलन में, इस पर आप ध्यान दीजिए। अगर हम बात करें पशुपालन की, इन चीज़ों को नोट भी करते रहिएगा, वैसे तो आगे भी हम कराएंगे, लेकिन ये है कि अगर आप अभी से आदत बना लेंगे नोट्स बनाने की तो अच्छा रहेगा। अगर हम बात करें पशुपालन की, तो पशुपालन में देखिए, ये लगभग आप जितने भी जानवरों को अपने आसपास देखते हैं सबसे परिचित थे। किंतु किसी भी जगह से गाय, घोड़ा और ऊंट, इनसे ये परिचित तो थे क्योंकि बैल महत्वपूर्ण पशु था। दांत के कई, घोड़े के कई जगह से कंकाल मिले, ऊंट का कंकाल कालीबंगा से मिला। परिचित तो थे, लेकिन गाय, घोड़ा, ऊंट, इनका किसी भी मृदभांड पर, किसी भी मोहर पर या लिपि में भी कई जगह पर अंकन किया गया पशु पक्षियों का, लेकिन यहाँ पर इन तीनों का कहीं कोई अंकन नहीं है। तो ये क्वेश्चन कभी भी बन सकता है कि निम्न में से किस जानवर का सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं भी अंकन नहीं है? तो वो गाय, घोड़ा और ऊंट होगा। इन 3 में से एक दे देगा और 3 कोई से भी दे देगा, वो आपको भेड़ दे देगा, बकरी दे देगा, कुत्ता दे देगा, इन सारी हाथी दे देगा। इन सबसे वो परिचित थे, केवल 3 गाय, घोड़ा, ऊंट से परिचित नहीं थे। साथ ही एक क्वेश्चन बनता है, सिंह से भी परिचित नहीं थे, सिंह से, लेकिन सिंह से परिचित ही नहीं थे। इन तीनों से तो परिचित थे, अंकन नहीं था। इन तीनों से परिचित थे, अंकन नहीं था। अभी हमने गलत बोला, क्वेश्चन इस प्रकार बनेगा कि इन तीनों में से किसका अंकन नहीं है। परिचित नहीं बनेगा, परिचित तो थे लेकिन अंकन नहीं था। और अगर बात करें सिंह का, तो सिंह से लोग परिचित ही नहीं थे। मेसोपोटामिया के लोग जबकि परिचित थे, लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता सिंह को नहीं जानते थे। कहीं भी उसका जिक्र नहीं है, कहीं भी उसका अंकन नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि वो लोग सिंह से परिचित नहीं थे। अगर बात करें इसके धार्मिक पक्ष की अगर बात करें, तो इसका जो धार्मिक पक्ष है उसमें इसका जो दार्शनिक पक्ष है वो तो पढ़ा नहीं गया। दार्शनिक पक्ष के विषय में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि जब तक लिपि नहीं पढ़ी जाएगी तब तक धार्मिक पक्ष के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। किंतु धार्मिक पक्ष में जो क्रियात्मक पक्ष है, जो उनके द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, उससे ये अनुमान लगाया गया कि ये समाज मात्र सतात्मक था। वो कैसे? देखिए, एक स्त्री के गर्भ से निकलते एक पौधे की आकृति है इससे, और स्त्री मृत मूर्तियाँ अधिक मिली हैं। तो ऐसा अनुमान लगाया गया कि वो मातृ देवी की पूजा किया करते थे, उर्वरता या शक्ति के रूप में उसकी पूजा किया करते थे। तो मात्र सतात्मक जो है कि ये समय था। किंतु इसके साथ ही अगर देखा जाए तो कुछ सती प्रथा के भी साक्ष्य मिलते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, आपका कालीबंगा है, कालीबंगा से 1 युग्म समाधान मिला है, लोथल से 3 युग्म समाधान मिले। तो इससे अनुमान लगता है कि ये संभवतः सती प्रथा जैसा कल्चर भी यहाँ रहा हो। स्पष्ट नहीं है, हो सकता है युग्म समाधान किसी और कारणवश हो, लेकिन अगर वो वाकई ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट भी रहा हो
तो लेकिन आयोग क्वेश्चन बना सकता है कि सती प्रथा जैसे साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं, या वो बोल सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से सती प्रथा के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो लोथल या कालीबंगा वहाँ पर होगा। बाकी मातृसत्तात्मक प्रधान देश था, समय था ये, और शक्ति के रूप में पूजा की जाती थी। मातृसत्तात्मक था, उर्वरता के रूप में पूजा की जाती थी। साथ ही मोहनजोदड़ो से वृषभ पूजा के साक्ष्य मिले, एक मूर्ति मिली है, आप लोग परिचित ही होंगे। ये एक मूर्ति मिली है जिसको संज्ञा दी गई है पशुपति की ये मिली है मोहनजोदड़ो से। और जिसको जॉन मार्शल मैके, अनरेस्ट मैके को ये पशुपति की मूर्ति प्राप्त हुई थी, लेकिन इसको नाम जॉन मार्शल ने दिया था पशुपति। वो क्यों दिया गया था, अगर आप देखेंगे तो इसके यहाँ पर गैंडा है, एक गैंडे का अंकन है, यहाँ पर भैंसे का अंकन है, इस तरफ देखेंगे तो आप बाघ का अंकन है, बाघ का, शेर का नहीं है, अभी आप कहेंगे सिंह से तो परिचित ही नहीं थे, बाघ का, और यहाँ पर हाथी का अंकन है, और इधर पैर की तरफ 2 हिरन हैं। तो इसलिए लगभग ऐसा प्रतीत होता है इसको देखने में कि ये सभी पशु इनकी पूजा कर रहे हैं। इसलिए अनरेस्ट मेके ने जब इसको खोजा तो पशुपति नाम इसको जॉन मार्शल ने दिया। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि पशुपति के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, मोहनजोदड़ो से। इसके अलावा वहाँ की पशु पूजा किया करते थे, पेड़ पौधों की पूजा किया करते थे, पीपल की पूजा के साक्ष्य मिलते हैं, स्वास्तिक चिन्ह के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये इनका लगभग धार्मिक पक्ष है, जो क्रियात्मक पक्ष है, जिसको देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि ये चीज़ों की पूजा की जाती थी। क्योंकि दार्शनिक पक्ष पढ़ा नहीं गया तो स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। उसके बाद अगर हम इनकी लिपि के विषय में बात करें तो इनकी लिपि जो है वो चित्रात्मक थी, भावचित्रात्मक थी। लिपि भावचित्रात्मक प्रकार की लिपि थी। इसमें मूलतः 64 अक्षर थे, मूलतः 64। उन 64 से ही 400 से 500 अक्षर इस लिपि में प्रयोग किए गए हैं। इसको वास्ट्रोफेदम लिपि भी कहा जाता है, गौमूत्रिका लिपि भी कहा जाता है, क्योंकि कुछ इस प्रकार होती है, दाएं से बाएं, जैसे एक गौ के द्वारा जो गौमूत्र होता है उसके जो रिसाव या चलन का जो प्रक्रिया होती है वो कुछ इसी प्रकार होती है, दाएं से बाएं। तो इसलिए गौमूत्रिका लिपि भी कहा जाता है, वास्ट्रोफेदम लिपि भी कहा जाता है। और मूलतः 64 इसमें शब्द थे, अक्षर थे, जिनसे जो है कि लगभग 400 से 500 अक्षर तक देखने को इस लिपि में मिलते हैं। और सर्वाधिक बार इस लिपि में यू के, इंग्लिश के यू जैसे आकार के एक अक्षर का, एक शब्द का अधिकांशतः प्रयोग हुआ है। सबसे ज़्यादा प्रयोग अगर पूछें कि किसका हुआ है तो अंग्रेजी के यू नमा चिन्ह का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। और अगर पूछे तो मछली का सर्वाधिक प्रयोग, मछली के चिन्ह का इस लिपि में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कॉन्सेप्ट लगभग आपका बन चुका होगा, बिल्डअप हो चुका होगा। और अभी जो थोड़ा बहुत कुछ कसमसस है आपके दिमाग में, आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई हैं तो परेशान ना होइए, चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है। ये तो एक हमने आपको जो है कि कॉन्सेप्ट देने का प्रयास किया है, चीज़ें आपको समझाने का प्रयास किया है। जो चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं ठीक है, नहीं आई हैं आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप हमें आने वाले समय में लगभग अभी इस पर 2 से 3 वीडियो और आएंगी इंडस वैली सिविलाइजेशन पर, सिंधु घाटी की सभ्यता पर। तो वहाँ वो सारी आपकी चीज़ें जो भी डाउट हैं आपके वो क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ बनाएंगे तो हौच पौच हो जाएगा। बहुत सा कॉन्सेप्ट हमने आपको दे दिया, बस इनको आप दिमाग में रखिए, इनको पढ़ते रहिए, बस नोट्स बनाते रहिएगा और रिविज़न करते रहिए। बाकी सारी चीज़ें होती जाएंगी। अभी 2-3 वीडियो में ये टॉपिक ख़त्म होगा, अगले 2 से 3 वीडियो में। ठीक है, बहुत जल्द हम आपसे मिलेंगे। अब कोशिश करते हैं कि 1 या 2 दिन में, कल या परसों में, हम आपको की ज्योग्राफी की भी क्लासेस स्टार्ट करें। तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री आपका साथ साथ चलेगा। उसके कुछ समय बाद हम पॉलिटी को जो है कि स्टार्ट करेंगे। तो लगभग घबराइए ना, 150 दिन में, 160 दिन में सारा सिलेबस जो है कि ये ख़त्म हो जाएगा। बस अब आप लोगों से इतनी ही आग्रह है, यही आपसे चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, जिससे अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। और अपना साथ बनाए रखिए, हमारा भी उत्साह वर्धन करते रहिएगा। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं।